नमस्कार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी कुंजी होती है और एक स्वस्थ मानव समृद्ध समाज का निर्माण करता है। और आज के हमारे कार्यक्रम में हमारा विषय है ज्वर एवं होम्योपैथिक चिकित्सा। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जो कि हैं अरविंद तिवारी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि होम्योपैथी चिकित्सा क्या होता है? होम्योपैथी चिकित्सा की कई विधियां पूरे विश्व में प्रचलित है। जब आदमी अस्वस्थ होता है तो जिन विधियों के सहयोग से या जिस चिकित्सकीय माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करता है जी, तो उस माध्यमों में जितने भी हैं, अब जैसे मॉडर्न मेडिसिन को हम लोग जो बोलचाल की भाषा में एलोपैथी कहते हैं, पुरातन चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां हैं, वैसे ही होम्योपैथी भी एक चिकित्सा पद्धति है। और ये भी लगभग मान सकते हैं हम लोग कि तीसरे शतक में है। 250 वर्ष से ऊपर हो गए होम्योपैथी चिकित्सा को भी प्रकाश में आए जी। और अपने हिसाब से मानवता की सेवा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी कर रही है। जी जी। तो ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है जी। सर, चूँकि आज हमारा विषय है ज्वर और होम्योपैथिक चिकित्सा, तो सर ज्वर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। ज्वर यानी बुखार जी, यानी फीवर। तो अब फीवर एक ऐसा विषय है कि अगर घर में किसी बच्चे को बुखार लग जाए तो सारा घर जो है वो बुखार से पीड़ित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा घर बेचैन हो उठता है जी। बच्चे को बुखार हो गया, बच्चे को बुखार हो गया। बुखार हम लोग वैसे देखें तो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बुखार जो है वो बीमारियों के समूह में एक लक्षण मात्र है। अच्छा। और कभी कभी चूंकि बुखार के अलावा कोई लक्षण दिखता नहीं है जी, इसलिए हम समझ लेते हैं कि बुखार ही बीमारी है जी, जबकि बीमारी कुछ और होती है। बुखार के रूप में उसका प्रकटीकरण होता है, एक्सपोजर होता है। जी। तो ऐसे बुखारों का प्रकार देखा जाए तो कई तरह के बुखार हैं और उसमें कुछ घातक भी हैं जी, हैं, कुछ जानलेवा भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बुखारों का प्रकार जो है वो हम लोग देखेंगे तो मूल रूप से हम लोग मान सकते हैं कि एक तो जैसे वायरल बुखार होता है जी। अभी डेंगू और चिकनगुनिया की स्थिति हम लोग देख चुके हैं जी, या आज भी समाज में ऐसे कैसे दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। तो उनकी वजह से बुखार होने वाला और पुराने जो पीड़ाएं हैं जैसे मलेरिया हो गया जी, टाइफाइड हो गया, तो इस तरह के जो बुखार हैं जी, तो इसमें कुछ बुखार बड़े जानलेवा भी होते हैं और कुछ बुखार बहुत सामान्य होते हैं जी, जो आते हैं और जाते हैं। उसे सामान्य बुखार कहते हैं हम। सर, जैसा कि आपने कहा कि बीमारियों का समूह जब हमारे शरीर में आता है तो हमें लक्षण पता चलते हैं। बुखार और कुछ नहीं है, लक्षण है। तो सर, ये लक्षण कैसे पहचाने हम? जैसे आम लोग जो होते हैं, उन्होंने शरीर छुआ, अच्छा वो तप रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लक्षण भी पता नहीं चलते, अंदर बीमारियां डेवलप हो रही हैं, तो वो कैसे समझें हम? नहीं, अब बहुत सामान्य सी बात है कि अभी जैसे मान लो मौसम बदल रहा है। जी। अभी मैं ही आ रहा था स्टूडियो के लिए तो मैं भीग गया थोड़ा। जी जी। है? तो ये अचानक से कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर उसको टॉलरेट कर पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं। जी। तो जिनके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम है किसी खास चीज़ों के प्रति, जी, मान लो मेरा खुद का अपना शरीर जो है वो बरसात के जल से जो है जी, उसका प्रतिरोध कम कर पाता है। जी, जी,
तो मैं सर्दी खांसी से पीड़ित होऊंगा, सर्दी खांसी आएगा तो बुखार भी सामान्य रूप से आ सकता है या नहीं भी आ सकता है जी। लेकिन बुखार एक ऐसी स्थिति है कि जब शरीर किसी पीड़ा से पीड़ित होता है तो शरीर में एक ज्वर का भाव जो है वो आता है जी। है ना। तो ये कई वजहों से हो सकता है, जैसा मैंने अभी कहा। जी। तो सामान्य तौर पर हम लोग मानते हैं कि एक तो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से जो सामान्य सर्दी खांसी जनित जी। बुखार है तो इससे लोग सामान्य तौर पर पीड़ित होते रहते हैं और वो कोई औषधि लें या नहीं लें, जी। कुछ दिनों में जैसे उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो ठीक भी हो जाते हैं बगैर औषधियों के भी, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर औषधियों की ज़रूरत पड़ ही जाए जी। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत कारगर हैं। जी। एक तो होता है सर कि जैसे जब हमें बुखार आता है तो घर पे दवाइयाँ रखी होती है, पैरासीटामोल उसमें सबसे आम दवाई है, तो होम्योपैथी चिकित्सा में ऐसी कौन सी दवाई दी जाती है फीवर को कम करने के लिए? हाँ, नहीं, होम्योपैथी चिकित्सा में असल में होम्योपैथी और बाकी चिकित्सा पद्धतियों का अंतर यही समझ में आता है। जी। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बीमारी पर आधारित नहीं है। अच्छा। और किसी एकांगी लक्षण पर भी आधारित नहीं है। अच्छा। है ना, केवल बुखार बोल के हम लोग पैरासीटामोल दे सकते हैं लेकिन केवल बुखार के लिए होम्योपैथी की कोई भी दवा नहीं दे सकते। अच्छा। अच्छा। है ना। तो सामान्य तौर पर होम्योपैथी को हम लोग मानते हैं कि एक दवाई का चयन जब हम लोग करते हैं तो उसमें उपस्थित पेशेंट के अंदर जो कई तरह के लक्षण दिख रहे हैं उन सारे लक्षणों के समूह को एकत्रित कर और जिस दवाई से उन विस्तृत लक्षणों का विस्तृत जो उनकी तकलीफ है वो लक्षण जिस औषधि के लक्षणों से मेल खा रहा हो जी। तो वो दवाई हम लोग देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग मान सकते हैं कि होम्योपैथी लक्षण आधारित चिकित्सा है। अच्छा। अच्छा। ये बीमारी आधारित चिकित्सा नहीं है। तो लक्षण के अनुरूप हम तो इसमें लक्षण के अनुरूप हम लोग, तो इसमें एक केवल बीमारी बुखार के लक्षण पर हम कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन फिर भी कुछ दवाइयां हैं, है ना। जैसे बुखार हो, बदन हाथ में दर्द हो तो यूपेटोरियम परफेक्ट बड़ी अच्छी दवा है, ठीक है। जी। सर्दी के साथ सुस्ती हो और बुखार हो, उठने का मन नहीं कर रहा हो, है ना, बहुत आलस लग रहा हो तो जेलसीमियम एक बहुत अच्छी दवा अच्छा। है। अच्छा। अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, भीग गए बारिश में, बारिश में भीग गए और उसकी वजह से कोई बुखार हो गया तो डल्का मारा एक अच्छी दवा है, नेट्रम सल्फ बड़ी अच्छी दवा है। तो इस तरह से कई दवाइयां हैं लेकिन कारण क्या है और लक्षण क्या है, इन दोनों चीज़ों की समझ पर ये होम्योपैथी चिकित्सा जो है वो आधारित है। तो एक तो हम अभी सामान्य बुखार की चूँकि बात कर रहे थे और आपने दवाइयों का नाम बताया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है सर कि कभी कभी केसेस ऐसे देखे हैं हमने कि रोगी जो है उसको बॉडी में हीट नहीं पता चलता है, अंदर अंदर फीवर होता है तो वो बड़े डिजीज़ का रूप ले लेता है। तो उसमें हम अंतर कैसे करें कि ये सामान्य बुखार है और ये किसी गंभीर रोग की वजह से हो रहा है? उसमें दो तीन चीज़ें हैं ना। अब तो चूँकि अब आज के 200-250 साल पहले जब बीमारियां आती थीं तो उस समय चूँकि नैदानिक जो विज्ञान है जी। वो इतना उन्नत नहीं था। बिल्कुल। पैथोलॉजी इतने एडवांस स्टेज में नहीं थी जी। लेकिन फिर भी पुराने समय में भी अगर किसी को, जैसे हम लोग बोलते हैं पुराने बुखारों में क्या होता है, या तो मलेरिया होगा या टाइफाइड होगा जी। तो टाइफाइड की स्थिति में पहले पुराने लोग टाइफाइड, अब मैंने कई लोगों को देखा है अपने जीवन में जो केवल छाती पे धब्बा देख के बता देते थे कि तुमको मियादी है। बिल्कुल। मियादी का मतलब टाइफाइड है। अच्छा। है। तो ऐसे समय में जब नैदानिक उपाय जो है वो कमतर थे लेकिन फिर भी उस समय लोग पकड़ते थे कि क्या बीमारी है इसको जी। तो ऐसी स्थिति में जब बुखार परसिस्ट कर रहा हो, लगातार चल रहा हो, तो आज की स्थिति में क्या है कि तुरंत उसका निदान करवाना चाहिए। कोई डॉक्टर को, कोई चिकित्सक को मिलके पहले तो ये स्थापित करना चाहिए कि हमारे बुखार की प्रकृति क्या है। बिल्कुल। या टाइफाइड है, मलेरिया है या अन्य किसी तरह का बुखार है जी, है ना। तो ये जब स्थिति निश्चित हो जाती है
तो उसकी चिकित्सा आसान हो जाती है। और होम्योपैथी के लिए तो अगर ये स्थिति निश्चित नहीं भी है तो चूंकि होम्योपैथी चिकित्सा पैथोलॉजी पर भी आधारित नहीं है। अच्छा अच्छा। तो पेशेंट अगर टाइफाइड से भी ग्रसित है तो वो सारे लक्षण जो अपने शरीर में जो भी उनको तकलीफ है जो होम्योपैथिक चिकित्सक को बताएंगे जी, तो उसके आधार पर जो दवाई का सिलेक्शन करके चिकित्सक उनको देगा वो टाइफाइड में भी काम करेगा। अच्छा। अगर वो मलेरिया है तो मलेरिया में भी कार्य करेगा। अच्छा। तो इस हिसाब से कार्य करता है, लेकिन एक बार निदान आवश्यक है ताकि स्थिति बीमारी की क्या है ये चिकित्सक को भी पता चले कि हम जिस रोगी का इलाज करने जा रहे हैं इसके शरीर में बीमारी कितने स्तर तक घुल चुकी है। अच्छा अच्छा। तो होम्योपैथिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रोगी के लक्षण देखकर हम उसका इलाज करते हैं। सर, आम लोगों में मैं ये कहूँ कि ये भ्रांति है थर्मामीटर को लेके कि जैसे 98 डिग्री या 99 डिग्री का जब बुखार होता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते कि वो फीवर है, लेकिन आपके बॉडी में पेन होता है, आपको बुखार जैसी फीलिंग आती है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? रोगी को ये समझना चाहिए कि उसे फीवर आ रहा है तो दवाई लेनी चाहिए, या फिर हम सामान्य बुखार अगर है और उसके साथ अन्य कोई लक्षण हैं जी, कोई मामूली से लक्षण हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 98 और 99 डिग्री बुखार में किसी तरह के बुखार उतारने वाले औषधियों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोई सामान्य से उपाय, घरेलू उपाय करके भी इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर पीड़ा ज़्यादा हो, बुखार कम हो, बुखार 99 ही है लेकिन बदन में तीखा दर्द है, बहुत तीखी सर्दी है, तो ऐसी स्थिति में बाकी जो तकलीफ है उसके लिए कुछ औषधियाँ लेनी चाहिए ताकि आप जल्दी से स्वस्थ होकर और अपने कार्य में लग सकें। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बुखार बाहर नहीं आ पाता, रोगी अंदर अंदर पीड़ित होता है, दुबला पतला हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो वैसी स्थिति में हम कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर कौन सा रोग डेवलप हो रहा है? क्योंकि आपने भी लक्षण आधारित बातें की। तो अभी मैंने कहा कि बुखार जो है वो कई लक्षणों के समूह में से एक लक्षण मात्र है, और शरीर में किसी भी तरह की पीड़ा में बुखार का प्रकटीकरण हो सकता है जी। शरीर में चाहे कोई भी पीड़ा हो जी, कभी कभी चोट चपेट लगने से भी उसमें भी बुखार हो सकता बिल्कुल है। जी, ट्रोमेटिक फीवर उसको बोलते हैं जी, चोट जनित बुखार जी। कभी 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 बुखारों का एक प्रकार ही है जी। कभी कभी रोगी के दांत में दर्द हो जाता है तो भी फीवर आ जाता है। तो सर, बुखार को लेकर एक बात ये भी है कि ये जैसे वायरल इन्फेक्शन तो होता ही है, आपने कहा कि कभी लोग बारिश में भीग जाते हैं या जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती उनको बुखार लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो रोगी है क्या हमें उससे परहेज करना चाहिए? नहीं, बुखारों से कब बचने की जरूरत है जी, या कब सचेत होने की जरूरत जी 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 है ना। बुखार ठीक है कि लक्षणों का एक समूह मात्र है, लेकिन बुखार एक बड़ा इंडिकेशन है, बिल्कुल, है ना, कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ जो है चीज गलत चल रहा है जी, कुछ न कुछ हमारे शरीर के साथ गलत हुआ है जी, तो बुखार आया है जी। तो अब बच्चों में हम लोग देखते हैं अगर बहुत उसको बोलते हैं फेब्राइल कन्वल्सन जी, अगर बुखार बहुत तीखा हो गया जी, 103 104 डिग्री हो गया तो कुछ बच्चों में अकड़न आ जाता है, बिल्कुल, है ना। ये कन्वल्सन की स्थिति है जी, और एक मिर्गी जैसी स्थिति बन जाती है जी, जी, जो बुखार के तेज होने की वजह से, तीव्र ज्वर की वजह से उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब निश्चित रूप से ऐसी स्थिति ना आए, इससे बच्चों की या बड़े लोगों की भी रक्षा होनी चाहिए जी, कि बहुत तेज बुखार ना आने दें ताकि कोई असामान्य स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन चीज़ों से आदमी को हमेशा सचेत रहना चाहिए। और बुखार बहुत तीखे रूप में, तीव्र रूप में मलेरिया में भी प्रकट होता है, बिल्कुल, है ना। मलेरिया में भी 104-105 डिग्री तक बुखार चला जाता है जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि पैथोलॉजिकल
नैदानिक जो है वो उपाय तुरंत करने चाहिए, ताकि ये पता चले अगर बुखार 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा खिंच गया है, नहीं उतर रहा है जी। तो एक निश्चित रूप से ये पता करने का प्रयास करना चाहिए, चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए जी। कि हमको किस तरह का बुखार है और कैसे इससे हम ठीक होंगे। सर, जैसे हाई फीवर की बात की हमने, तो कई केसेस में आम बोलचाल की भाषा में जो लोग कहते हैं कि बुखार जो है वो सिर पे चढ़ गया, तो सर इस बात का क्या अर्थ निकलता है कि कितना डिग्री बुखार होगा हमें जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई तो रोगी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? बुखार सिर पे चढ़ गया, मैंने अभी कहा ना, बुखार जब सिर में जाता है, ब्रेन सेल्स को, ब्रेन टिश्यूज को जब वो अफेक्ट करता है, तभी वो अकड़न की स्थिति आती है, बिल्कुल, कन्वर्सन की स्थिति आती है। और एक तो हम लोग ब्रेन फीवर बोलते ही हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंसेफेलाइटिस बोलते हैं जी, है ना जी। वो ब्रेन से ही उत्पन्न होता है जी तो ब्रेन जनित वो मस्तिष्क ज्वर उसको बोलते जी, ही जी, जी। इंसेफेलाइटिस को। अभी इसी तरह का बुखार है, आपने सुना होगा बिहार और उत्तर प्रदेश में उसके काफी केसेस हैं, बच्चे जिसके ज्यादा शिकार हो रहे थे। ये काला ज्वर जी, है ना, तो काला ज्वर भी बहुत संघातक होता है जी। मलेरिया जो ब्रेन मलेरिया है ये भी बहुत संघातक है जी, है ना। इन सारे तरह के बुखारों में पेशेंट के अचेत होने यानी कोमा में जाने तक की संभावना बनती है। अच्छा। इसलिए ऐसे केसेज में तुरंत से कुछ न कुछ चिकित्सकीय उपाय आवश्यक होता है। जी सर, इंसेफेलाइटिस एक गंभीर रोग है। कई जैसे अगर हम गांव देहात के क्षेत्र की बात करें तो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बच्चों में बेसिकली आजकल देखा जा रहा है। तो सर कौन सा रोग है ये, और हम कैसे पहचानें कि किसी बच्चे में या किसी बड़े में भी ये रोग जो है वो डेवलप हो रहा है? क्या हमारी बॉडी कुछ ऐसा इंडिकेट करती है हमें कि हमें ये इंसेफेलाइटिस रोग हो रहा है? निश्चित रूप से करती है ना। सेफेलाइटिस में या फिर एक बुखार उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ये सारे बीमारियां जो हैं वो मस्तिष्क को ही प्रभावित करती जी, जी। है ना। तो ऐसी स्थिति में एक तो पेशेंट को जब बुखार या तेज बुखार आएगा तो वो उसकी बड़बड़ाहट बढ़ेगी जी। वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा ये ना तो वो खुद समझ पाता है ना पेशेंट के अटेंडेंट समझ पाते हैं जी। अभिभावक समझ पाते हैं। एक बड़बड़ाहट होती है जी। दूसरी बहुत घबराहट होगी, बुखार तेज आएगा तो इन स्थितियों में एक संदेश मिल जाता है अभिभावकों को या जो पीड़ित है व्यक्ति उसको भी, या उसके आसपास जो भी उसके लोग हैं कि इसके साथ कुछ न कुछ गंभीर अवस्था है जी। तो ऐसी स्थिति में उसका एक निदान करके और तुरंत चिकित्सा देने की आवश्यकता बढ़ जाती है। सर एक शब्द आया मेनिंजाइटिस जो भी आपने कहा, तो सर ये इंसेफेलाइटिस से कितना अलग है? और क्या शरीर, जैसे मैंने देखा है ये जो रोग है वो किशोरों में या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ में हो जाता है और बचने की संभावना है जो वो बहुत कम हो जाती है, तो इस बारे में? काला ज्वर में मेनिंजाइटिस का मतलब हुआ जो ब्रेन के मेनिंजेज हैं, अच्छा, उनमें एक तरह का सूजन आ जाना। अच्छा अच्छा, है ना। TIS जहाँ भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि देयर इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ठीक है। तो मतलब शरीर में किसी तरह की सूजन उत्पन्न हो रही है? में। अच्छा, मस्तिष्क के सेल्स में जी। कोई सूजन आ गया जी। अब वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, चोटों की वजह से भी हो सकता है ना, बाकी किसी कारण से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो ऐसी स्थिति होगी। लेकिन इंसेफेलाइटिस और काला ज्वर जी, ये दोनों ही बीमारियां मच्छर जनित है। अच्छा, जैसे मलेरिया मच्छर जनित जी, है ना। तो ऐसी जगहों पे रहने वाले लोग जान जाते हैं जी, या उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो मच्छरों के प्रभाव वाले जो इलाके हैं जी, है ना, तो अक्सर अमूमन ऐसा हम लोग देखते हैं कि उन्हीं इलाकों में इस तरह की बीमारियां जो हैं वो एपिडेमिक यानी सामाजिक तौर पर फैल जाती हैं जी, है ना। कई केसेज एक साथ गांव के गांव बीमार पड़ जाते हैं जी। तो ऐसी स्थितियों में रहने वाले लोग जानते हैं। अब जैसे हम लोग शहरों में रह रहे हैं, अब शहरों में डेंगू के मच्छर बहुत हैं हाँ। तो यहाँ लोग डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं जी,
है, लेकिन ये सारी बीमारियां मच्छर जनित हैं। जी। कई केस में सर क्या ये भ्रांति है या इस बात में कितनी सच्चाई है, मेनिंजाइटिस जो रोग है कई दफ़े हमने सुना है कि ये जानवर की वजह से होता है, ये जानवर जनित रोग है या कहीं किसी जगह में या शौचालय में गंदगी की वजह से होता है, तो क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है, मेनिंजाइटिस किसी भी वजह से हो सकता है और हम लोग तो मानते हैं कभी कभी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी होता है, जिसको टीबी के किसी तरह के इन्फेक्शन लग गए तो वो सीधे जो है बैक्टीरिया चला जाता है ब्रेन में। और कभी कभी सामान्य तौर पर भी जो बुखार है वो ब्रेन में जाके और ब्रेन सेल्स में एक तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। जी। तो वो भी एक कॉमन मेनिंजाइटिस के केसेस हैं, किसी को भी हो सकता है। जी। ट्यूबरकुलोसिस जो है सर वो बहुत गंभीर बीमारी है और कभी कभी तो पेशेंट को पता चलता है जब तो काफ़ी वक्त गुजर जाता है, तो उसमें बुखार की कितनी संभावनाएं होती है? ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जब भी अर्ली लगेगा तो बुखार आएगा, जी, है ना, लेकिन बाद में वो क्या है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस बढ़ जाता है तो बुखार जो है वहाँ नहीं भी रह सकता है, जी, है ना, लेकिन ऐसी स्थिति गंभीर और ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि अब तो ट्यूबरकुलोसिस के केसेस भी बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिए जाते हैं। जी। और आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है उनका भी एक सफल फील्ड है, हम लोग कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी। उनकी भी एक अच्छी स्थिति है और आज की तारीख में तो कम से कम ट्यूबरकुलोसिस वगैरह पर एक विजय प्राप्त हो गया है। बिल्कुल, है ना, लेकिन पेशेंट को थोड़ा डायग्नोसिस लेके, चिकित्सकीय सलाह लेके और जब तक चिकित्सक ना कहें जो उसका निर्धारित कोर्स है दवाई का, उतना इलाज पेशेंट को लेना चाहिए ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। जब हम मलेरिया से पीड़ित होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है और जब हमें मलेरिया होता है तो अकड़न होती है शरीर में, ठंड लगता है और तेज फीवर हो जाता है। लेकिन सर टाइफाइड के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट में सिम्टम्स नहीं उभर पाते, माइल्ड फीवर होता है उन्हें, तो इस माइल्ड फीवर का लक्षण हम कैसे पहचानें या जो टाइफाइड है पेशेंट कैसे पता करेगा कि अच्छा बॉडी में ये चीज़ हमें हो रही है? टाइफाइड बहुत स्पष्ट लक्षण देता है ना। टाइफाइड को हम लोग इंटेरिक फीवर बोलते हैं। जी। इंटेरिक मतलब टाइफाइड का बुखार जो है वो अंतड़ियों में किसी तरह के इन्फेक्शन से आया हुआ बुखार। अच्छा, है ना। तो अब टाइफाइड से बचने के लिए क्या करेंगे? अब बाहर खान पान का जो है, खान पान की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल। और खान पान का जो प्रदूषण का स्तर है अपने देश में, अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द, जी, तो वो हमको लगता है कि सारे लोग वाकिफ हैं, खाने वाले भी जानते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। है? खाने वाले भी जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। जी। तो ऐसे प्रदूषित भोजन और प्रदूषित जल, जी, इनसे जो है वो टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं वो उनका प्रवेश आंतों में होता है। जी। और आंतों में जो उनका सिट बनता है उसकी वजह से बुखार आते हैं। अच्छा। और पुराने समय में इसको मियादी बुखार बोलते थे। जी जी, बिल्कुल। आज भी लोग इसे मियादी बुखार के नाम से, कुछ भी इलाज करो तो ये मियाद लेके जाएगा। जी जी। मियाद का मतलब समय होता है। जी। तो उस समय पुराने लोग बोलते थे कि 7 डेज के ये मल्टीप्लिकेशन में चलता है। जी। या तो 7 दिन में छूटेगा और नहीं तो फिर 14 में छूटेगा, नहीं तो फिर 21 में छूटेगा। तो इसको मियादी बुखार टाइफाइड बोलते थे। अब तो सारी बीमारियों ने अपनी प्रकृति बदल ली है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मलेरिया ने भी अपनी प्रकृति बदल ली है। अब मलेरिया के मच्छर भी जो काटते हैं, तो अब मलेरिया के पेशेंट पहले आइडियली होते थे कि भाई उसको बोलते थे चिल, हीट एंड स्वेट। अच्छा। है ना। बोलते थे पहले जाड़ा लगेगा, फिर बुखार आएगा, फिर पसीना देके उतर जाएगा। जी। तो मलेरिया समझ में आ जाता था कि इसको मलेरिया हो। जी। अब तो बिना ठंडा लगे जी बुखार आता है और बिना पसीना दिए उतरता है। जी। लेकिन जब उनकी जांच होती है तो पता चलता है मलेरिया है। जी जी। तो सर क्या सावधानियां जो हैं वो हमें बरतनी चाहिए अगर किसी रोगी को बुखार है, फिर चाहे वो वायरल हो या फिर किसी बड़े लेवल पे बुखार आया हो, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं? खान पान का कैसे हमें ख्याल रखना चाहिए? नहीं, सावधानियां तो प्रत्येक बीमारी में व्यक्ति को रखनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द स्वास्थ्य हमारा जो
है, जी ह्यूमन हेल्थ है, जी व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य उसका अपना है जी और हम स्वास्थ्य की स्थिति को जितना अपने शरीर में रखेंगे मैक्सिमम रूप से, जी तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। जी 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 है, हम जी। उतने कार्यशील रहेंगे, बिल्कुल हम अच्छे से जी पाएंगे, जी स्वस्थ ढंग से समाज में, परिवार में एक अपना व्यवहार हो पाएगा। जी तो इसलिए स्वस्थ रहने की कला जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना ये आवश्यक है। जी तो स्वस्थ रहने के क्या उपाय हैं भाई? अब अगर किसी मच्छर वाले इलाके में हम रहते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, हाँ हैं? जी हमको मच्छरों से बचने का प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब बहुत रफ टफ रहेंगे। अब जैसा मैंने कहा, अब हमको टाइफाइड वगैरह से बचना है तो अपने टंग पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका एक जो है स्वास्थ्य के आधार पर हमको निर्वाचन करना चाहिए। जी तो सर आज काफ़ी सारी जानकारियाँ दी हमें कि हमें जब बुखार आए तो हमें कैसे सिम्टम्स पहचानने हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।